टॉप हमारा साइंस 2 पेपर है। सब टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में का हमको क्वेश्चन नंबर 2 ये देखना है। इस क्वेश्चन नंबर 2 ये में वैज्ञानिक कारण होते हैं। इसमें ये 4 मार्क्स का प्रश्न होता है। प्रश्न दूसरा 4 मार्क्स का प्रश्न होता है। इसमें सिर्फ वैज्ञानिक कारण पूछा जाता है। इसमें 3 प्रश्न होते हैं। 3 प्रश्न में से एक प्रश्न कम से कम एक प्रश्न तो जीव विज्ञान पर आधारित होता ही रहता है और दूसरा प्रश्न है वह है जो पर्यावरण पर आधारित होते हैं। इसमें हमको 2 प्रश्न हल करना रहता है। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 उप प्रश्नों में से कोई 2 उप प्रश्नों का उत्तर हमको लिखना रहता है। प्रत्येक वैज्ञानिक कारण के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए। हमको हर प्रश्न को हल करने के लिए 2 पॉइंट्स 2 नंबर मिलते हैं और हमको 2 नंबर पाने के लिए कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। 4 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। हर एक पॉइंट्स के लिए हाफ मार्क्स है। इस तरह से हम 4 पॉइंट लिखेंगे तो हमको 2 मार्क्स मिल जाता है। उसके और इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जीव विज्ञान पे 101% रहता ही रहता है और दूसरा प्रश्न पर्यावरण विज्ञान पर रहता ही है। और इसमें से एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है जो आपके लाइफ से रिलेटेड होता है। लाइफ से इन द सेंस कैसा, जैसे पर्यावरण हो गया, पोल्यूशन हो गया और कोई प्राकृतिक आपदा, ऐसे चीजें जो आपसे संबंधित हो रहती है। ऐसे प्रश्न इस तरह से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो आप उसमें से भली भांति आराम से इन प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। तो आज हम लोग जरा हम पेपर देख लेते हैं। पेपर्स में ये कैसे रहते हैं प्रश्न, देखिए यहाँ पे साइंस 2 का पेपर 1 है। इसमें हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे है। देखिए यहाँ पे प्रश्न दूसरे का वैज्ञानिक कारण लिखो। पहला देखिए, भारत के पश्चिमी घाटों में घने जंगल का समूह पाया जाता है। क्यों? दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्ण पर्यावरण नहीं होते हैं। मानव शरीर के आंतरिक अंग अत्यंत बहुमूल्य होते हैं। इसी को हम घुमा के भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दूसरे अ में 3 प्रश्न पूछे गए। तीनों प्रश्न वैज्ञानिक कारण होते हैं। तो इस जो भी प्रश्न 2 में पूछा जाएगा वो सारे प्रश्न वैज्ञानिक कारण पे ही पूछे जाएंगे। इनमें से 2 प्रश्न हमको हल करना रहता है। एक जीव विज्ञान पे पूछा हो जाएगा और एक प्रश्न पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा और एक आप मतलब आपसे जैसे प्राकृतिक आपदा, ऐसे हमसे रिलेटेड रहेगा जो डायरेक्ट हम उसको अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। अभी हम लोग दूसरा पेपर देखते हैं। दूसरे पेपर्स में कहते हैं इन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पेपर है ये। दूसरे पेपर का देखो यहाँ पे, दूसरे पेपर का यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न का पहला, यहाँ पे भी 3 प्रश्न दिए गए। देखिए, पेरिपेटिस एनेलिडा और संधिपाद प्राणियों के मध्य के संयोजी कड़ी है। दूसरा प्रश्न है, वनस्पतियों में पुष्प लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है। और तीसरा प्रश्न, प्रथम 4 प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। देखिए यहाँ पे एक जीव विज्ञान पर है, एक पर्यावरण से है और तीसरा देखिए हमें ट्रेजेडी मतलब प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित मतलब प्रथमोपचार का प्रशिक्षण क्यों लेना चाहिए इसके बारे में है। तो ये दूसरा पेपर हो गया। तीसरे पेपर में भी हम लोग देख लेते हैं जरा। तीसरे प्रश्न क्या में दूसरे का प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कोशिका विभाजन कोशिका और सजीव के विभिन्न गुणधर्मों में एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। दूसरा प्रश्न है, अनिश्चित प्रजातियों के बारे में कोई भी निश्चित जानकारी नहीं प्राप्त होती है। और तीसरा, सरीसृप वर्ग के प्राणियों का तापमान अस्थिर होता है। ये हो गया तीसरे पेपर का। चौथे पेपर में हम लोग देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे ऊपर ही है, यहाँ पे तो ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न, प्राकृतिक में पाए जाने वाली झिल्लियां, दीमक तथा गोबर में स्थित कीड़े महत्वपूर्ण सफाई कर्मी है। तीसरा प्रश्न है, आजकल सुरक्षित टीके का उत्पादन किया जा रहा है। ये हो गया। अभी हम लोग चौथा पेपर देखेंगे, पांचवा। देखें यहाँ पर प्रश्न 2A में उत्क्रांति का डार्विन द्वारा किए गए कार्य मील का पत्थर है। दूसरा, 45 से 50 आयु वर्ग की स्त्रियां रजोनिवृत्त हो जाती हैं। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानवीय आपदाओं में वृद्धि होने लगी है। अभी लास्ट पेपर में देखिए, इसमें भी वही रहेगा। तो आपका जो पेपर पैटर्न होगा एक ही पेपर पैटर्न पर ही होगा। ठीक है, इस तरह से पांचवें पेपर हो गए। तो यहाँ भी हम पार्ट छठे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न हमारे पेपर में प्रश्न 2A जो होगा वह वैज्ञानिक कारण होगा। 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 प्रश्न में से हमको 2 प्रश्न करना है। एक प्रश्न की कीमत होगी 2 मार्क्स और हमको 2 मार्क्स पाने के लिए 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न हमारा जीव विज्ञान पर होगा और दूसरा प्रश्न होगा हमारा पर्यावरण पर और तीसरा प्रश्न आपके लास्ट वाला सामाजिक स्वास्थ्य और अप्राकृतिक आपदा इन पर आधारित होगा। इस तरह से ये 3 प्रश्न, तो इससे हमको कंफर्म हो जाता है कि हमारा प्रश्न कहाँ से आने वाला है। तो हम उस इन तीनों प्रश्न में से कम एक प्रश्न तो हम डेफिनेटली हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारे बाहरी ज्ञान से, हमारे जीवन के ज्ञान से भी उन प्रश्नों के उत्तर हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखना बहुत ही आसान है। तभी हम यहाँ पे छठे पार्ट पे आते हैं, प्राणियों का वर्गीकरण। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। पहला वाला है, बेलेनोग्लोसस असंपृष्ठ रज्जु और संपृष्ठ रज्जु के मध्य की संयोजी कड़ी है। तो इसमें क्या होता है, बेलेनोग्लोसस और असंपृष्ठ रज्जु प्राणियों के लिए कुछ गुणधर्म दर्शाते हैं। इस प्रकार संपृष्ठ रज्जु संघ के प्राणियों के समान उनके शरीर में मेरुरज्जु पाया जाता है। उनकी में मेरुरज्जु मतलब मेरुदंड, पृष्ठ रज्जु जिसको बोलते हैं, जिसको साधारण भाषा में हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी, वो पाई जाती है। बेलेनोग्लोसस प्राणी में संपृष्ठ रज्जु तथा असंपृष्ठ रज्जु इन दोनों की ही संघों के कुछ गुणधर्म पाए, दोनों में समानताएं होती है, जिसके कारण ही इनके मध्य में एक संयोजी कड़ी पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, सभी शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी संपृष्ठ रज्जु प्राणी होते हैं, परंतु सभी संपृष्ठ रज्जु प्राणी शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी नहीं होते। शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी संपृष्ठ रज्जु हो सकता है, लेकिन संपृष्ठ रज्जु प्राणी शीर्ष पृष्ठ रज्जु नहीं हो सकता, क्योंकि सभी पृष्ठ रज्जु प्राणियों के शरीर में पृष्ठ रज्जु नामक अवयव पाया जाता है। जो संपृष्ठ रज्जु प्राणी होते हैं उनके अंदर पृष्ठ रज्जु नामक अवयव पाया जाता है। संपृष्ठ रज्जु प्राणियों के शरीर के विकास के समय पृष्ठ रज्जु विद्यमान होता है। जब भी संपृष्ठ रज्जु प्राणियों का विकास होने लगता है उनके शरीर में पृष्ठ रज्जु विद्यमान होता है, परंतु जो शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी होते हैं उन भ्रूण की वृद्धि के समय में उनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। जब उनका भ्रूण का विकास, जब वो जन्म नहीं लेते तो उसके पहले ही उनका विकास, शारीरिक विकास होता है, उस समय वह पाया जाता है। तत्पश्चात पृष्ठ रज्जु प्राणियों के भ्रूण का संपूर्ण विकास हो जाने के पश्चात पृष्ठ रज्जु के स्थान पर मेरुदंड का विकास हो जाता है। जो पृष्ठ रज्जु होता है वो जन्म के बाद उनका रूपांतरण किसमें हो जाता है, मेरुदंड के रूप में। परंतु कुछ संपृष्ठ रज्जु प्राणी जैसे पुष्प संपृष्ठ रज्जु प्राणी है और शीर्ष संपृष्ठ रज्जु प्राणियों में मेरुदंड नहीं पाया जाता है, इसलिए पृष्ठ संपृष्ठ रज्जु प्राणी और शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी नहीं होते हैं। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी शीर्ष
पृष्ठरज्जु प्राणी समपृष्ठरज्जु प्राणी होते हैं, परंतु सभी समपृष्ठरज्जु प्राणी शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न है, कछुआ भूमि और पानी दोनों में रहता है, परंतु उनको उभयचर वर्ग में समावेश नहीं किया जाता है। इस ठीक है, कछुआ देखो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, लेकिन कछुओं को उभयचर प्राणियों में उनका समावेश क्यों नहीं किया जाता है? उसका एक ही कारण है, अभी जो हम आगे देखने वाले। कछुआ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। वह कछुआ भूमि पर रहता है तथा फेफड़ों से सांस लेता है। जो श्वसन की क्रिया कछुआ करता है वह फेफड़ों के सहायता से करता है। ठीक है, जब जमीन पर वह रहता है, कछुआ जब जमीन पर रहता है, जब कछुआ पानी में तैरता होता है, जब पानी के अंदर कछुआ चला जाता है, उस समय भी वह अपनी नाक पानी के बाहर निकालकर स्वच्छोषण करता रहता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब पानी के अंदर वो चला जाता है, तो वह फेफड़ों से नहीं, वो जब जिसको सांस लेने की जरूरत पड़ती है तो वह बाहर आ चला जाता है। इस प्रकार पानी में तथा भूमि पर कछुआ अपने फेफड़ों से ही श्वसन करता है। एक बार ऐसे जैसे कछुए ने सांस लिया है जमीन पर फेफड़ों से सहायता ली, जब उसको पानी में जाना पड़ता है तो वह पानी की सतह पर मुंडी निकाल करके सांस लेता है, फिर वह डुबकी लगाता है। जितनी दूरी तक जा सकता है जाता है, फिर उसके बाद उसको फिर से सांस लेने की जरूरत पड़ती है तो उसको फिर से सतह पर आना पड़ता है। इसलिए वह पानी में, जैसे मछलियां होती है, मछलियां ऐसा नहीं करते, मछलियां अपने गलफड़ों की सहायता से श्वसन की क्रिया करते हैं। तो और कछुए में गलफड़े होते नहीं है, इसके वजह से उनको बार बार सतह पर आना पड़ता है श्वसन की क्रिया करने के लिए। परंतु उभयचर प्राणी भूमि पर रहते समय फेफड़ों के श्वसन करते हैं तथा पानी में रहने पर त्वचा द्वारा गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। कछुआ के शरीर में बाह्य कंकाल होता है, परंतु उभयचर प्राणियों में बाह्य कंकाल का अभाव होता है। इसलिए कछुआ भूमि पर और पानी दोनों में रहते हुए भी उसको उभयचर वर्ग में समावेश नहीं किया जाता है। चौथा प्रश्न है, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुओं को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुआ खेत की मिट्टी ऊपर नीचे करता रहता है। केचुआ मिट्टी को अपशिष्ट पदार्थों को खाता है, मतलब जो बेकार के पदार्थ उनको खा जाता है केचुआ। इस प्रकार केचुआ मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है। केचुआ मिट्टी के ऊपर नीचे करके मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना देता है। भुरभुरी होने से फसलों की जड़ों की वृद्धि बहुत ही तेजी से और अच्छी तरह से होती है। जो मलविष्ट खेतों में होता है वो सारे केचुए खा जाते हैं और उस मलविष्ट को खाने के बाद वो केचुए उसको एकदम खाद में रूपांतरित कर देते हैं और जिसके कारण खेत हमारा क्या होता जाता है, एकदम उपजाऊ बन जाता है। जिसके कारण खेतों की जो उर्वरक क्षमता होती है वह भी बढ़ जाती है और फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। इन सभी कारणों से केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स हो गए। पहला काम कि केचुआ क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है खेतों में इनको खा डालता है, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका विघटन कर देता है, मिट्टी को भुरभुरी बना देता है। भुरभुरी मिट्टी होने के कारण पेड़ों की वृद्धि बढ़िया ढंग से होती है और जो मलविष्ट होते हैं, कचड़े होते हैं, मतलब हम खरपतवार आदि जो फेंकते हैं, इसको बढ़िया खाद में रूपांतरित कर देता है, जिसके कारण खेतों की उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है और फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। इसलिए केचुआ को हम किसान का मित्र कहते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है, आयुर्वेद में जोग का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में जोग का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, हमको पता ही है, जो तालाबों के अंदर जोग पाई जाती है वो एक बार चिपक जाती है तो फिर मनुष्य के शरीर या फिर जानवर के शरीर पर चिपक जाती है तो वह उस प्राणी का खून चूसने लगती है। जोग रक्त पीता है। आयुर्वेद में शरीर से अशुद्ध रक्त, जो मानव के शरीर में अशुद्ध रक्त होता है, उस रक्त को बाहर निकालने के लिए इस जोग का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा किडनी जो होती है, किडनी ये हमारे रक्त को शुद्ध करती है, प्यूरिफाई करती है।
जो हमारे शरीर में दो तरह के रक्त प्रभावित होते हैं, एक शुद्ध रक्त और एक अशुद्ध रक्त। किडनियां करती हैं अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित करती है। जो भी अशुद्ध रक्त में है उनको निकाल करके हमारे शरीर से बाहर कर देती हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में जब अशुद्ध रक्त हो जाता है, जैसे घाव वगैरह लग जाता है, ये यहाँ पर वो काम नहीं, जैसे घाव हो गया, पाका हो गया, वहां पर खून जमा हो गया है, वहां का खून अभी निकालना है, तो क्या करते हैं, उस जोक की सहायता से निकाल देते हैं, क्योंकि जोक जो है वो खून पीता है, इसलिए जोक शरीर के अशुद्ध रक्त को खींच लेता है और तथा अशुद्ध रक्त को पी जाता है। इससे रोगी को आराम मिलता है। रक्त पीने के पश्चात जोक के शरीर में एक विशेष प्रकार का रसायन निर्मित होता है। इस रसायन को हीरोडिनिया कहते हैं। इस रसायन के कारण रक्त पीने के पश्चात जोक के शरीर में रक्त का धक्का नहीं जमता है। जैसे पाका वगैरह हो जाता है, खून जमा हो जाता है और थक्का बन जाता है। जब वो पीता है तो उसके अंदर एक रसायन पाया जाता है जोक के अंदर, हीरोडिनिया, जिसके कारण कि उसको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता है। इन रसायन का उपयोग भी चिकित्सा कार्यों में किया जाता है। जो ये केमिकल है हीरोडिनिया, इसका भी उपयोग हम इसी कारण के लिए किया जाता है, कारण कि मनुष्य के शरीर में भी थक्का बन जाता है ब्लड का, तो हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस हो जाते हैं। पैर वगैरह जो दर्द करते हैं तो रक्त के थक्के बन जाता है, हम उसको मालिश करते हैं, थोड़ा गर्माहट देते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है, क्योंकि रक्त का परिसंचरण होने लगता है, इसके वजह से वो ठीक हो जाता है। तो जो क्या करता है, जो रक्त पीता है, जो भी शरीर में अशुद्ध रक्त है उसको बाहर निकाल ले जाता है, इससे रोगी को आराम मिलता है। और रक्त पीने के पश्चात जो के शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का रसायन होता है जिसको हीरोडिनिया कहते हैं। हीरोडिनिया के कारण क्या होता है, वह रक्त जोक के शरीर में नहीं होता है, नहीं जमता है, इसलिए उसको नुकसान नहीं होता है। इस रसायन का उपयोग हम अपने जीवन में भी इस्तेमाल करते, बीमार जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो गए होते हैं, ये रक्त के जमने के कारण होता है। और वह जो धमनियां होती है उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण भी होता है। तो जब रक्त के जमाव के कारण होता है, वहां पर इस के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रक्त न जमे। जैसे पैरों में दर्द हो गया, ये सब रक्त के परिसंचरण बराबर से ना होने के कारण होते हैं। अगर ये रक्त जम जाते हैं, ठंडी के मौसम में पैर वगैरह दर्द करते हैं, तो ये थक्के बनने के कारण होते हैं। वहां पर भी हम इस तरह के उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पांचों प्रश्न हो गया, ये सारे प्रश्न हैं। और उसके बाद सातवां प्रश्न है, सातवां पाठ, पहचान सूक्ष्म जैव विज्ञान की। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णन पर्यावरण स्नेही तेजी क्यों होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे आसपास हर जगह इस तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। अभी आप किसी मैदान में जाइए और वहां से एक चम्मच मिट्टी निकालिए, उसमें आपको अरबों सूक्ष्म जीव मिलेंगे आपको। तो इतने सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। दूध वगैरह जो हम खाते हैं पीते हैं, इसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं। उस सूक्ष्म जीव की वजह से दूध का दही बनता है, ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीव प्रकीर्णन में पर्यावरण स्नेही क्यों है। ये रासायनिक उत्पादों के स्थान पर सूक्ष्म जीव, केमिकल के स्थान पे हम इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी से किसी भी पर्यावरण का नुकसान नहीं होता और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रसायनों का ग्रहण नहीं होता। सूक्ष्म जीव प्रकीर्णन कम तापमान पर, कम पीएच पर तथा कम दाब पर क्रियाशील रहते हैं और कार्य करते हैं। ये सूक्ष्म जीवों के लिए अधिक तापमान की जरूरत नहीं पड़ती, कम नॉर्मल टेम्परेचर पे, और पीएच भी कम हो और कम दाब पर आसानी से काम करते हैं। दूसरा, प्रकीर्णन के कुछ इस गुणधर्म के कारण ऊर्जा की बचत हो जाती है। कम तापमान लगता है, कम पीएच लगता है और दाब भी कम लगता है, इसके कारण ऊर्जा की बचत हो जाती है। महंगे क्षरणरोधी उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण हमें बड़े बड़े उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णनों का उपयोग करके की गई अभिक्रिया में अनावश्यक उप उत्पादन नहीं होते हैं। जैसे हम कोई केमिकल की फैक्ट्री है तो उसमें केमिकल जो हम बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा
बहुत सारे अनुपयोगी पदार्थ निकलते हैं, तो उन अनुपयोगी पदार्थों का हम उपयोग कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या होती है जब हम रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। तो अगर उनके स्थान पे हम इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे, तो इस तरह के उत्पाद अनावश्यक अनुपयोगी उत्पाद नहीं बनेंगे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। क्योंकि ऐसे पदार्थों को हम ऐसे खुलेआम नहीं फेंक सकते, इनका बहुत ही उचित तरीके से व्यवस्थापन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। सूक्ष्मजीव प्रकीर्णन कम तापमान, कम पीएच तथा कम दाब पर क्रियाशील रहते हैं तथा कार्य करते हैं। एक का हो गया। दूसरा, इसके कारण ऊर्जा की बचत होती है और महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा, और जो अनावश्यक उप उत्पाद बनते हैं, अनावश्यक जो पदार्थ बनते हैं, ये इसमें सूक्ष्मजीवों के इस्तेमाल करने से नहीं बनता है और ये रासायनिक प्रक्रियाओं में ही होते हैं। चौथा है, उत्पादों का शुद्धिकरण का खर्चा जो होता है यह भी कम होता है और अनावश्यक उत्पाद भी इसमें नहीं बनते हैं। सूक्ष्मजीव प्रकीर्णन की अभिक्रिया में अभिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और अपघटन टाला जाता है। इस प्रकार उपयोग किए गए प्रकीर्णनों का पुनरुपयोग किया जाता है। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णन पर्यावरण स्नेही हितैषी होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक सूक्ष्म जैव विज्ञान में उत्परिवर्तन प्रजातियों का उपयोग बढ़ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप में से मिलते थे, अब क्या किया जा रहा है, इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम अधिक मात्रा में करने लगे हैं। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज लग गई हैं, औद्योगिक धंधे लग गए हैं इन सूक्ष्म जीवों का विकास करने के लिए, और इनका उपयोग हम अपने जीवन में कितना अच्छी तरह से और अधिक मात्रा में कर सकते हैं। क्योंकि हम रसायन का जितना ज्यादा उपयोग करेंगे वह हमारे शरीर को नुकसान ही, हमारे पर्यावरण को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैव प्रौद्योगिकी विभिन्न पद्धतियों के द्वारा लाभ देने वाले सूक्ष्म जीवों की अनेक प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। जो जैव प्रौद्योगिक मतलब औद्योगिक होते हैं, जहां पर जैसे किसी कारखाने को वहां पे साइकिल का निर्माण किया जाता है, उसे ठीक है इंडस्ट्रीज कहते हैं। वैसे जहां पर सूक्ष्म जीवों का उत्पादन किया जाता है उसको जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जहां पर कपड़े का निर्माण किया जाता है उसको कपड़े की मिल कहते हैं। वैसे ही इन सूक्ष्म जीवों का भी इंडस्ट्री में उत्पादन किया जाता है, इन्हें जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रजाति और जनुक अभियांत्रिकी के द्वारा निर्मित प्रजातियों का उत्पादन करने से उत्पादन में असीमित बढ़ोतरी होती है और प्रतिजैविक जीवन सत्व, अमीनो अम्ल, प्रकीर्णन इत्यादि विभिन्न प्रकार के उत्पादों में उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। देखिए, प्रतिजैविक जीवन सत्व, ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पांचवा, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण जैसी पर्यावरण समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। आज हमारे देश के समय, हमारे समय सामने बहुत बड़ी समस्या है कचरे की व्यवस्थापन करना। इसलिए अब देखोगे आपके शहरों में, आपके घरों पर गीला कचरा, सूखा कचरा, ये कचरे अलग करके लेके जाने वाले लोग आते रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, जो गीला कचरे होते हैं उनका खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो सूखे कचरे होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें इनका अलग रीयूज करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से, और जो अभी तो रिसर्च में पता चला है कि प्लास्टिक को भी डिकम्पोज, मतलब प्लास्टिक का भी देखो करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते हैं प्लास्टिक का अपघटन करने के लिए। ऐसे सूक्ष्म जीव पाए गए हैं जो प्लास्टिक का अपघटन करते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक हमारे जो विश्व के लिए, देश के लिए समस्या एक बन गई थी कि इसका कैसे व्यवस्थापन किया जाएगा। तो उस तरफ एक कदम आगे हम सब बढ़ चुके हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित बीटी फसलों को खेतों में उगाया जा रहा है। इस प्रकार उपयुक्त कारणों से औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान में उत्परिवर्तित प्रजातियों का उपयोग बढ़ गया है। इसलिए देखो, किसी रासायनिक का उपयोग करके प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर सकते, अपघटन नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। हमें ऐसे ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके इन प्लास्टिकों को और अन्य अपघटित पदार्थों को
संगठित करने के लिए उपयोग में लाएंगे। इसलिए औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान में उत्परिवर्तन प्रजातियों का उपयोग बढ़ गया है। ये प्रश्न है और उसके उत्तर। उसके बाद है 8वां पाठ, प्रकरण 8, कोशिका विज्ञान और ये जैव प्रौद्योगिकी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि आजकल सुरक्षित टीके का उत्पादन किया जा रहा है। देखो, विश्व ने सबसे बड़ी ट्रेजेडी का सामना किया, ये कोरोना। 1 साल पूरा हमारा स्कूल बंद हो गया, ठीक है, तो हमारा स्कूल बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, इस 1 साल में ये सबसे जो कोरोना का जो टीका बनाया गया है वो सबसे जल्दी बनाया गया। नहीं तो एक टीका बनाने के लिए 6-7 साल लग जाते थे, 10-10 साल लग जाते। जैसे पोलियो का टीकाकरण, बच्चों को ड्रॉप किया जाता है, उनको टीका लगाया जाता है, वो जो टीकाकरण किया जाता है वो टीका बनाने के लिए 8 साल, 10 साल, 12 साल ऐसे समय लग गए। लेकिन ये कोरोना का जो टीका बनाया गया बहुत ही कम समय में बनाया गया, इसलिए आजकल सुरक्षित टीके का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए देखो, आप न्यूज वगैरह पर देखते ही होंगे कि इस टीके के लिए कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इस टीके को विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए ये आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया। आजकल सुरक्षित टीके का उत्पादन किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के पहले पारंपरिक विधियों से रोग जंतुओं का उपयोग करके ही टीका बनाए जाते थे। इस विधि में रोग जंतुओं को पूरी तरह से मारकर अथवा अधमरा करके उनका उपयोग टीके के रूप में किया जाता, परंतु इससे कुछ लोगों को संबंधित रोग होने की संभावना होती थी। ठीक है, जो बीमारी होती है, जो अभी इस वक्त जो कोरोना का टीका बनाया गया है, वो एंटीबायोटिक बनाया गया था, जो कोरोना के सेल्स मर जाते हैं उनसे जो एंटीबॉडी तैयार होती है, उन एंटीबॉडी से वो बनाए गए हैं। तो इस समय पहले क्या होता था, जो जीव होते, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको अधमरा करके या फिर उनको मार डाल करके टीके का निर्माण किया जाता था। लेकिन क्या होता था, कभी कभी किसी को ये शूट नहीं करता था, वो और बीमारी से ग्रसित हो जाते उनके कारण। लेकिन परंतु आजकल जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृत्रिम विधि से टीके तैयार किए जा रहे हैं। अब इस सारी समस्याओं से निपटारा पाने के लिए कृत्रिम हम जैव सूक्ष्मजीव का निर्माण करके उस बीमारी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस विधि के अंतर्गत रोग जंतुओं के वे प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन जो प्रतिजन्य का कार्य करते हैं, जो उस रोग को, उस सूक्ष्मजीव को मारने का काम करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, उनके जनुक प्राप्त कर, मतलब उनका निर्माण कैसे होता है, उसके सूक्ष्मजीवों के प्रयोगशाला में प्रतिजन तैयार किया जाता है, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। इस प्रतिजन का उपयोग टीके के रूप में किया जाता है। इसलिए आजकल के जो टीके दिए जाते हैं वो अति सुरक्षित टीके उत्पादन किया जा रहा है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, मरणोपरांत देहदान और अंगदान जैसी संकल्पनाएं आगे आई हैं। हमें तो पता है कि हाथ पैर अगर किसी दुर्घटना में टूट जाते हैं वो तो जुड़ जाते हैं, लेकिन उतने मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर के अंग बढ़ती हुई आयु, दुर्घटना, रोग, बीमारी इत्यादि कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कार्य क्षमता जो होती है शरीर की वह कम होती जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति का जीवन जीना कठिन हो जाता है और उसके कभी कभी उसके प्राण भी संकट में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को आवश्यक अंग प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन सहज हो जाएगा और उसका जीवन बच जाएगा। देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति, देखो यहाँ पे हम न्यूज वगैरह में देखते हैं कि हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया है, लीवर का ट्रांसप्लांट किया गया है। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे किसी कोई मृत्यु हो गया है और उसका हार्ट जीवित है, उस समय कोई व्यक्ति हार्ट के प्रॉब्लम से ग्रसित है, उसको अगर उसका ब्लड वगैरह सब मैच हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उस हार्ट को उसके शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये जो व्यक्ति खत्म हो गया उसका हार्ट निकाल करके जीवित व्यक्ति के हार्ट में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसके वजह से वह व्यक्ति जीवित हो जाता है। उसी तरह से आंखों की पुतलियां जो होते हैं, देखो यहाँ पे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लोग वृद्ध होते जाते हैं, तो मोतिया बिंदु जैसे रोग होते हैं, तो आंखों को डोनेट करते, जो आंखों की पुतलियां होती हैं उसको डोनेट कर दिया जाता, दान दिया जाता है। ऐसे में क्या हो जाता है, जो व्यक्ति मर जाता है उसके आंखों की पुतलियां निकाल करके
जिसको उस मोतियाबिंद से ग्रसित है उसकी आंखों की पुतलियों में लगा करके उसको ठीक कर दिया जाता है। जो मोतियाबिंदु का ऑपरेशन होता है, आपके घर में भी बुढ़े लोग होंगे, माता पिता होंगे जो बूढ़े होंगे, दादा दादी नाना नानी बूढ़े होंगे, उनके दिक्कत होगी देखने में, तो मोतियाबिंद हुआ होगा किसी के, आपके घर में नहीं, आस पड़ोस वगैरह में देखते ही होगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम दान दे सकते हैं, देह दान जिसको हम कहते हैं। मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है और वो पूरी तरह से पूरा नष्ट हो जाता है, तो वह किसी के उपयोग में नहीं आता। अगर हम दान दे देंगे, जिससे इससे इसमें सभी सभी अंग जल करके भस्म हो जाते हैं। अगर हम दान देते तो उसका सही व्यक्ति जिसको जरूरत है उस व्यक्ति को मिल जाता है और उसका जीवन अच्छे से बीतने लगता है। यदि शरीर का अंग दान कर दिया जाए तो किसी अन्य व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं। सरकारी और सामाजिक संस्थाएं भी अंग दान के बारे में जन जागृतियां फैला रही हैं। बोन मैरो वगैरह भी दान किया जाता है। हम तो ब्लड वगैरह तो दान करते ही हैं जीवित रहने पर। सेम उसी तरह से मरणोपरांत देह दान किया जाता है, जो परमानेंटली उस व्यक्ति को दान, लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जाता है, आंखों की पुतलियों का ट्रांसप्लांट, ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिनका हम दान कर सकते हैं। तो ये दान करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद नवा पार्ट है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य, ये सामाजिक स्वास्थ्य हम सभी से संबंधित है। पहला प्रश्न, आजकल पाठशाला में जाने वाले बच्चों को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। आज के बच्चे विभक्त परिवार में रहते हैं। विभक्त परिवार मतलब छोटे छोटे अलग, नाना नानी के साथ नहीं, दादा दादी के साथ नहीं, भाभी भैया भाभी चाचा चाची इनके साथ, जो संयुक्त परिवार जो होता है उनके साथ नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं। मम्मी पापा भाई बहन जो भी है एक साथ, ऐसे छोटे छोटे विभक्त परिवारों में रहते हैं। स्त्री स्वतंत्रता, बढ़ी हुई महंगाई के कारण घर तथा परिवार में बच्चों की माताएं भी नहीं रहती हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, जैसे स्त्री स्वतंत्रता, बढ़ी हुई महंगाई के कारण घर तथा परिवार में बच्चों की माताएं भी नहीं रहती हैं। महंगाई बढ़ गई है तो मम्मी को भी काम करने के लिए जाना पड़ता है, पापा को भी काम करने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके कारण घर में पिता के न रहने से बच्चा अकेला रहता है। पाठशाला तथा पढ़ाई में जानलेवा स्पर्धा हो जाती है, जैसे पढ़ाई हो गया, स्कूल कंपटीशन हो गया है। कुछ बच्चे देखो दूसरों को देख के बोलते वो बहुत अच्छा पढ़ने में, मैं अच्छा पढ़ने में नहीं हूँ। इस तरह से उसके मानसिकता में थोड़ी परिवर्तन होता है, वह अकेला महसूस करने लगता है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण बच्चों को लुभाने तथा गलत मार्ग पर ले जाने वाले अनेक विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पबजी वगैरह तो बहुत, अभी तो बैन हो गया है, पबजी वगैरह तो बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। तो ये सारी चीजें देखो, यहाँ पे पढ़ने लिखने की उम्र में हम गेम खेल रहे हैं, और अगर गेम खेलना है तो आप मैदान में जाकर के खेलो, जो हम आगे पढ़ेंगे मैदान, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मानसिक भी स्वस्थ रहेगा और आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। वहां पर पबजी गेम खेलने से क्या मिलता है, गलत मित्रों की संगत में पड़ने से उनमें गलत आदत उत्पन्न हो सकती है। अगर हमारे दोस्त गलत होंगे तो हमें गलत बातें सीखने की मिलेगी, अगर हमारे अच्छे दोस्त होंगे तो हम अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। घर के बाहर का वातावरण अच्छा ना होने के कारण बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होता है। मन में उठने वाली अनेक भावनाओं की पूर्ति न होने के कारण पाठशाला में जाने वाले बच्चों को तनाव का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है, हमको मम्मी पापा ये ला के दे, वो ला करके दे, हमको ये चाहिए, मेरे दोस्त ने ऐसा बूट लेकर के आया था, जूता लेकर के आया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ऐसी पेन लेके आया था। तो ऐसी भावनाएं होती है, वो पूरी नहीं होती है। मम्मी पापा गरीब होने के कारण वो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय में भी बच्चों के मानसिक बच्चों में तनाव का उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारे कारण है जिसके कारण आजकल पाठशाला में जो बच्चे जाते हैं उनको तनाव का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें चाहिए हमारे बच्चों को हम अपने बच्चों से एक दोस्त जैसा व्यवहार रखें, उनसे बातें करें, फ्रेंडली बातें करें, ओपनली बातें करें, उनको अच्छे बुरे सारी चीजों की जानकारी दे, अपने आसपास के माहौल के बारे में जानकारी दे।
देश दुनिया के बारे में जानकारी दे, एकदम दोस्तों जैसे हम दोस्तों के साथ बात करते हैं वैसे मम्मी पापा भाभी भैया भाभी चाचा चाची इन सभी को अपने बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडली बात करनी चाहिए। टीचर्स को भी स्कूल में बच्चों से एकदम फ्रेंडली एक दोस्त के जैसे बात करनी चाहिए ताकि उनका तनाव कम हो सके। दूसरा प्रश्न है, स्त्री पुरुष असमानता के कारण लड़कियों में तनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उत्तर है, अधिकांश परिवारों तथा घरों में लड़कों की स्वतंत्रता यदि अधिकतर फैमिली में घरों में देखे होंगे कि जितनी स्वतंत्रता लड़कों को होती है उतनी स्वतंत्रता लड़कियों को नहीं होती है, परंतु लड़कियों पर विभिन्न, ठीक है, इस और लड़कियों लड़कों को तो फ्री एकदम बिंदास उन लोग घूमते, लड़कियां उतनी बिंदास नहीं घूमते, उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिसके कारण तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। और लड़कियों की सुरक्षा के कारण भी लड़कियों की सुरक्षा की भी चिंता उत्पन्न हो जाती है। आजकल लड़कियों से छेड़छाड़ के जो मुद्दे होते हैं, भद्दे मजाक के जो आम बात हो गई है, इसके कारण इसके अलावा जो लड़कियों का शारीरिक शोषण वगैरह सुनाई देता है हमको, ये सारी चीजें भी गलत है। इसके कारण भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लड़कियों पर दूसरे लड़कियों पर मानसिक तनाव का उत्पन्न होता है। इस कारण लड़कियों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो जाती है। सामाजिक स्तर पर स्त्रियों का विकास होने पर भी पुरुष प्रधान समाज, और हमारा जो समाज है एक पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर कुछ भी हो पुरुष को ही प्राधान्यता दी जाती है, स्त्रियों को प्राधान्यता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम समानता की बातें करते हैं, स्त्री भी समान है, पुरुष भी समान है, लड़के लड़कियां सभी समान है, सभी को समान अधिकार है रहने का, जीने का, पहनने का, लेकिन ये सारे पुरुष प्रधान होने की वजह से कहीं ना कहीं स्त्रियों पर लड़कियों पर प्रतिबंध होते हैं, जिसके कारण तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। स्त्री पुरुष असमानता के कारण इस तरह से स्त्री पुरुष असमानता के कारण लड़कियों में तनाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। तीसरा प्रश्न, शराब या मदिरा का सेवन करना हमेशा ही नुकसानदायक होता है। सभी को पता है कि अगर किसी के घर के आस पड़ोस या फिर किसी को रोज पिताजी को रोज शराब पी करके देखे होगे तो उसका घर का माहौल आप देख करके ही बता सकते हो कि कितना गंदा होता है, कितना तकलीफ होता है, बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ क्या कर रही है, किसी को पिताजी से कुछ लोग पी करके मस्त रहते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में होता है, ना वो बच्चे पढ़ पाते हैं, ना माँ अच्छे से घर रख सकती है, ऐसी सारी समस्याएं होती है। शराब या मदिरा बनाते समय गलत पद्धतियों का अगर उपयोग किया जाए तो वह जो शराब होती है वो विषैली हो जाती है। इस विषैली शराब का सेवन करने पर मृत्यु भी हो जाती है। पहले सुनने में आता था बिहार राज्य में इतने लोगों ने जहरीली शराब पीने से ही ऐसा मौत हो गई है, उत्तर प्रदेश में ऐसे। तो लेकिन अभी प्रतिबंध होने की वजह से ये कमी आई है। मदिरा या शराब में अल्कोहल के कारण तांत्रिक संस्थान, जो हमारे शरीर के तांत्रिक संस्थान होते हैं, मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क दिमाग और हमारे शरीर में जो हाथ पैर नाक कान इन सारी चीजों में एक समन्वय स्थापित करती है, एक संबंध स्थापित करती है, उसको तांत्रिक संस्थाएं कहते हैं। ये क्या होती है, इनके ऊपर शराब पीने से असर पड़ता है। इसलिए देखो यहाँ पे जो शराब नहीं पीता वो आराम से चलेगा और जो शराब पिया हो लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते हुए गिरता है, क्योंकि इन हमारे दिमाग पर और तांत्रिक संस्थाओं को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति गिर जाता है। यकृत और ऊतक लीवर पर और किडनी पर यकृत और विकीर्ण की क्षमता को प्रभावित करती है। मदिरा पीने वाले व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा दारू पियोगे तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी बराबर से काम नहीं करेगी, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, जिसके कारण आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। और स्मरण शक्ति पर दिमाग को जब नुकसान होगा तो स्मरण शक्ति को भी नुकसान होगा। आप कुछ सीख नहीं सकते हो, जब आप होश में रहोगे तब सीखोगे ना। सीखने और सोचने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। इसलिए जो शराब पीता आप उसको कितना भी समझाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। शराब के कारण सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न हो, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा तो समाज घर के आसपास पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो गई, घर के आसपास लोगों के साथ झगड़ा लड़ाई होने लगा तो सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस तरह से इन सारे कारणों से देखते हुए हम कह सकते हैं कि शराब और मदिरा का सेवन करना हमारे लिए नुकसानदायक है।
चौथा प्रश्न है, हमें अपने डेबिट कार्ड का पिन नंबर गुप्त रखना चाहिए। देखो यहाँ पे न्यूज़ वगैरह पर भी, टीवी पर भी एडवर्टाइज आता है, अगर कोई कॉल आती है और आपसे आपके पैन कार्ड का नंबर का पिन नंबर पूछने की बात करते हैं, तो फिर आप बिल्कुल मत दीजिए। ये एक ऑनलाइन फ्रॉड होता है जो आपको विभिन्न प्रकार की वो के लालच देकर के आपका पिन नंबर प्राप्त करते हैं और आपके बैंक अकाउंट में जो कुछ भी है उसको गायब कर लेते हैं, चंपत हो जाते हैं पैसा। डेबिट कार्ड से अपने बैंक खाते से पैसे निकाले जाते हैं। जो डेबिट कार्ड होता है जिसको हम एटीएम, डेबिट कम एटीएम कार्ड भी कह सकते हैं। एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं और पिन नंबर का एक 4 डिजिट का पिन नंबर होता है, वो हमको, यदि यह नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को पता चल जाए, जैसे अभी तुम्हारे पास वो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और अपने भाई को बता दो, जब उसको कार्ड मिल जाएगा तो जाएगा अपना पैसा निकाल लेगा। ठीक है, तो ऐसा ही ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले भी करते हैं। जब आप किसी अनजान व्यक्ति को अपना कार्ड का, एटीएम का, डेबिट कार्ड का पिन नंबर बता दोगे, तो क्या करेगा, आप बैंक से उनको किसी न किसी तरह से आपके कार्ड का नंबर मिल ही जाता है। जब आपको कार्ड का नंबर मिल गया तो पिन नंबर आप उनको बता दोगे तो उनको सब कुछ मिल गया। तो जब उनको सब कुछ मिल जाएगा तो आसानी से आपका पैसा निकाल लेंगे। अतः किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान से बचना है तो आपको डेबिट कार्ड और पिन कार्ड का नंबर किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, मैदान में खेले गए खेलों का अतुलनीय महत्व। सीधी सी बात है, मैदान में खेले गए खेलों द्वारा शारीरिक व्यायाम होता है, इस कारण शारीरिक लाभ होता है, व्यक्तिगत अनुशासन बना रहता है, अन्य खिलाड़ियों से बातचीत होती है, व्यवहार, एकता की भावना का निर्माण होता है जब हम दूसरे के साथ खेलते हैं। अगर हम मैदान में नहीं खेलेंगे, अकेले ही रहेंगे, तो अकेलापन का महसूस होगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा और निराशा होगी। ठीक है, इसलिए अकेलापन, मानसिक तनाव, निराशा कम करना है तो आपको मैदान में जाकर के खेलना पड़ेगा। व्यक्ति अधिक सामाजिक हो जाता है। जब हम 4 लोगों के साथ मिलते हैं तो हम सामाजिक हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो हमको अपनी सॉल्यूशन बताते थे, हम उनको सॉल्यूशन बताते हैं, अलग। इसलिए इन सारी चीजों के लिए हमें मैदान पर खेल खेलना चाहिए, ना कि पबजी का गेम खेलना चाहिए। इसलिए मैदान पर खेले गए खेलों का महत्व अतुलनीय है। 10वां पाठ है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। उत्तरांचल में अभी आप देखे ही होंगे, चमोली जिले में प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उससे संबंधित है यहाँ पर। यहाँ पे अभिरूप सराव उपयुक्त होता है। अभिरूप सराव मतलब आपको एक ऐसी आपदा का नकली या फिर कृत्रिम अभ्यास करना होता है। जैसे हम बोर्ड का पेपर देने के पहले 5-5 पेपर, 4-4 पेपर का प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही ऐसी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो उससे किस तरह से हमको निपटना है वो हम इसमें देख लेते हैं। उसी को हम अभिरूप सराव कहते हैं। जैसे पिछले साल आपने उस स्कूल में आग अगर लग जाती है तो उसके लिए मॉक ड्रिल किया ही होगा, सेम उसी मॉक, उसको ही इंग्लिश में मॉक ड्रिल कहते हैं, हिंदी में अभिरूप सराव कहते हैं। अभिरूप सराव भविष्य में होने वाली आपदा से निपटने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। अभिरूप सराव आपदा की स्थिति में तुरंत और कम से कम समय में तैयारी करके स्थिति का मापन करने का एक साधन है। किसी भी आपदा से संबंधित प्रतिसाद प्रक्रिया को जांचने के लिए आपदा के आने के पश्चात की स्थिति का आभासी संचालन करते हैं। आपदा आने पर उससे कैसे निपटा जाए और कम से कम लोगों की मृत्यु हो, इसकी योजनाएं बनाई जाती है। अधिक से अधिक लोगों को कम समय में कैसे बचाया जाए। आपदा से निपटने के लिए योजना के अनुसार बनाई गई सभी कृतियां सफल फूल हो। जो भी हमने नियोजन किया है, नीतियां बनाई है, वो सारी चीजें सही तरीके से हो रही है कि नहीं, इसको हमको प्रैक्टिस करके ही, अभिरूप सराव करके ही पता चलेगा। इस प्रकार आपदा से निपटने के लिए बनाई गई कृतियों अथवा यंत्रणा की कार्यक्षमता को जांचने के लिए अभिरूप सराव उपयुक्त होता है। उसके बाद दूसरा है प्रभावी आपदा प्रबंधन भविष्य के लिए सुसज्जता का निर्माण करता है। कभी कभी आपदा आ जाती है, अचानक आने वाली आपदा प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे अभी उत्तरांचल में चमोली में हुआ है, अथवा आतंकवादी या जैसे मानो जो आतंकवादी हमले होते हैं, पठानकोट, ये सारी चीजें
संसद भवन, ये सारी चीजें जो मानव निर्मित होते हैं, इसको मानव निर्मित आपदा कहते हैं। आपदा के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक मतलब पैसे का और जान माल का नुकसान होता है, इसलिए भविष्य में इनकी रक्षा करने के लिए हमें आपदा प्रबंधन का गठन करना महत्वपूर्ण होता है। हर स्टेट में इवन नेशनल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट है हमारा। जो भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए या फिर आतंकवादी हो जाए, ये सारी आपदाओं में डिजास्टर मैनेजमेंट तुरंत एक्टिव हो जाता है। वह 124 घंटे 365 दिन अलर्ट पर रहता है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आएगी, उसका निवारण करना है। इसमें आर्थिक और जान माल को दोनों को ही बचाना है और कम से कम नुकसान होने देना है। प्राकृतिक आपदा पर मानव नियंत्रण नहीं होता है, परंतु आपदा प्रबंधन का गठन करने से आने वाली आपदा का भयावहता को कम किया जाता है। जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसको हम रोक नहीं सकते। जैसे कल की न्यूज है, पूरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल, यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस हुए। पूरा उत्तर भारत दहल गया। ठीक है, तो ये भूकंप को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस भूकंप से होने वाली नुकसान को हम कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो ये काम जो है वह डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का कार्य करते हैं। स्थानीय और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने से स्थानीय जिला स्तर हमारे स्टेट में भी है और नेशनल लेवल पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन का स्थापना की गई। विभिन्न स्थान के लोग आने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए सुसज्जित रहते हैं हमेशा। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम होती है, यह 24 घंटे 365 दिन ये हाई अलर्ट पर रहते हैं काम करने के लिए। तो इस तरह से हमने 5 से 10वें पार्ट तक सारे प्रश्नों को, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे प्रश्न कर लिए। इसमें से काफी प्रश्न है जो 5 पेपर्स दिखाया था, उन 5 पेपर्स में इन चारों पार्ट से आए, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें 5 पेपर से आए हुए हैं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, वो पूछ सकता है। बच्चों हाथ उठाओ, सवाल पूछो। किसी को कुछ पूछना है?